नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की और देश की ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही संघर्षों के बाद, बहुत ही ज़मीनी संघर्ष के बाद उन्होंने अपना मकाम बनाया और उस संघर्ष में अनेक बाधाओं का उनको सामना करना पड़ा। वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रहीं, केंद्र में मंत्री भी रहीं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं साध्वी उमा भारती की। उमा भारती की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरी दृष्टि में जितना संघर्षशील जीवन उनका राजनीतिक जीवन रहा और पारिवारिक जीवन रहा, शायद ही किसी का रहा होगा। इतने संघर्षों के बाद उनका अपना मकाम बनाना और उसे बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूँ तो उनका जन्म टीकमगढ़ के एक छोटे से गांव धुंधा में हुआ था, लोधी राजपूत परिवार में 1959 को। और बचपन से ही उनका रुझान धार्मिक क्षेत्र में था, तो वो बहुत कम पढ़ी लिखी, लेकिन उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा मकाम बनाया। वो बचपन से ही भागवत कथा करने लगी थी और उनका बड़ा नाम हो गया था बुंदेलखंड में। और उसी बचपन में उन्होंने विजया राधे सिंधिया, जो राजमाता कही जाती है मध्य प्रदेश की, ग्वालियर में कथाएं की, राधोगढ़ में कथाएं की। दिग्विजय सिंह के पिताजी के समय उन्होंने, जब वो छोटी थी तो वहाँ भी उन्होंने कथाएं की और ये कथाएं करती रहीं। और राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन विजया राधे सिंधिया ने उनको बिल्कुल, वो उम्र की हुई हैं चुनाव लड़ने की, और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए खजुराहो भेज दिया कि जाके लोकसभा चुनाव लड़ो। वो बिल्कुल राजनीतिक क्षेत्र में नई थी और उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी की लहर थी, उनकी हत्या हो गई थी तो इंदिरा लहर कही जाती उस चुनाव को। सारी सीटें ही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तो खजुराहो भी हार गई। लेकिन उन्होंने 1989 में वापसी की और वो सीट बहुत अच्छे अंतर से उन्होंने जीती। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। इसके बाद उनके संघर्ष का दौर शुरू होता है। उसके बाद 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उमा भारती की सक्रियता भी बढ़ी। इस दौरान उनकी सक्रियता को देखकर जनता खुश थी, कार्यकर्ता उनके साथ थे, उनके समर्थक उनके साथ थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कुछ बड़े नेता उनकी इस बढ़ती हुई लोकप्रियता से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि उमा भारती को इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहिए और अपने धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में ही रहना चाहिए। आज जब उमा भारती ने फैसला कर लिया था कि सेवा का माध्यम राजनीति है, तो राजनीति में उन्होंने सक्रियता को बढ़ा दिया था। सबसे पहला आघात उन्हें लगा 1991 में, जब उनके चर्चे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत बड़े नेता थे। वो अभी भी हैं, करते रहते हैं, अपने संस्था उन्होंने नई बना के वो काम करते रहते हैं धरती पर। उनका नाम था गोविंदाचार्य। पार्टी के अंदर से ही उमा भारती जी के और गोविंदाचार्य के चर्चे उड़ाए गए, काफ़ी अनर्गल बातें कही गई और बहुत उनको हैरिस किया गया, प्रताड़ित किया गया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन सबसे बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने ये कहते हुए टिप्पणी कर कर भूचाल मचा दिया था कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, और पूरे देश में बवाल मचा था। उमा भारती समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन वो दौर भी उन्होंने अपने समर्थकों के बल पर, सहयोगियों के बल पर, उस दौर को भी उन्होंने निकाला। बहुत बड़ी बात थी ये। पूरी पार्टी जो है, लगभग हर बड़े नेता उस मुहिम में शामिल थे, लेकिन उमा भारती ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। वो निरंतर संघर्ष करती रही। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1998 में, फिर 99 में। वो दोनों कार्यकाल में उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं। बड़े संघर्ष के बाद वो कैबिनेट मंत्री रहीं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उसमें भी काम भी बहुत अच्छा किया।
लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के चुनाव होने थे 2003 के, और एक पार्टी को एक बहुत लोकप्रिय और बहुत जुझारू नेता की आवश्यकता थी, क्योंकि पुराने जो नेता थे वो वृद्ध हो चले थे, जैसे सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, विक्रम वर्मा, ये जो मुख्यमंत्री की कतार में रहते थे सब लगभग वृद्ध हो चले थे। तो ऐसे युवा ऊर्जावान नेता की आवश्यकता थी जो मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश में घूम सके, प्रचार कर सके और दिग्विजय सिंह से अच्छी लड़ाई लड़ सके, क्योंकि वो सरकार में थे। उमा भारती ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रचार अभियान चलाया और पूरे देश में एक आंधी ला दी, पूरे प्रदेश में एक आंधी ला दी। और कांग्रेस को 2003 में मध्य प्रदेश बनने के बाद सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जो अभी तक रिकॉर्ड कायम है, न केवल सीटों में बल्कि वोटों में भी। उमा भारती ने बहुत शानदार जीत हासिल की और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर भारी जनसमूह के बीच शपथ ली थी। ऐतिहासिक शपथ कही जाती है वो, जिसमें सारे देश के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल हुए थे। सरकार अच्छी चल ही रही थी, सब कुछ सही था कि उमा भारती के प्रति फिर एक षड्यंत्र शुरू हो गया। कोई वजह नहीं थी, बहुत अच्छे सरकार चल रही थी, लेकिन उनके प्रति षड्यंत्र शुरू हो गया। उनकी छोटी छोटी बातों को ऐसे बताया जाने लगा, वही समाचार पत्र जो आज जब ये कोई नेता करता है तो उसका बखान करते हैं, उसे बखान करते हैं, उसकी वाही वाही होती है। जैसे उमा भारती अगर रास्ते में जा रही हैं अपने घर से मंत्रालय के लिए और कहीं गाय दिखी और उसको रोटी खिला दी तो उसको वो बतंगड़ बनाया जाता था समाचार पत्रों में। उन्होंने गौ पूजा की तो उसका बतंगड़ बनाया जाता था। और आज आप देख रहे हैं कि यही अगर कोई बड़ा नेता करता है तो उसको वाही वाही मिलती है, बड़ा उसे धार्मिक माना जाता है और बड़ा सम्मानी माना जाता है। लेकिन उमा भारती के समय ये एक ऐसा माना जाने लगा था कि ये एक मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए। उनकी हर बात को नोटिंग होने लगी थी। उसकी वजह भी थी, पार्टी के बड़े नेता मुख्यमंत्री बन तो गई थी, सत्ता आ गई थी, पार्टी नेता पचा नहीं पा रहे थे और एक ऐसी लॉबी भी नहीं पचा पा रही थी जो, जैसे हम कहते हैं समाचार पत्रों की, अखबारों की एक बड़ी लॉबी है, वो भी उन्हें नहीं बचा पा रही थी। उनके खिलाफ लगभग काफ़ी लिखा जाता था, लेकिन उमा भारती ने इसकी परवाह नहीं की। फिर एक ऐसा समय आया जब उनका सबसे संघर्ष का दौर शुरू हुआ। बहुत बड़ा संघर्ष था उनके लिए कि एक अफवाह फैलाई गई कि उमा भारती के लिए, जब उन्होंने कर्नाटक में झंडा फहराया था हुगली के एक मैदान में, तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ एक वारंट निकला है वहाँ से गिरफ्तारी का। एक मुख्यमंत्री के प्रति एक वारंट निकला है और ये यहाँ तक फैलाया गया कि डीएसपी स्तर की एक महिला पुलिस अधिकारी उनको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ से चल दी है। उमा भारती की, कहना चाहिए, बहुत शालीनता कहें या उनका बहुत ही सादगी कहें या उन्हें सरल कहें, उन्होंने कहा कि वो मुझे क्या गिरफ्तार करने आएंगी, मैं खुद जाके गिरफ्तारी दूंगी। तो लोगों ने कहा कि आप गिरफ्तारी अगर देने वहाँ जा रही हो तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा नैतिकता के आधार पर। बोले हाँ, मैं इस्तीफ़ा दूंगी। और उन्होंने बगैर जाने समझे सलाहकारों की राय लिए बगैर, और न सलाहकारों ने सलाह दी कि ऐसा नहीं हो सकता मैडम, पहले खबर आती है, पहले सम्मन आता है, वो सीधे जोश में आके बड़ी सरलता देखने को मिली और वो उस षड्यंत्र में फंस गई। और उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अब मैं गिरफ्तारी देने जा रही हूँ। अब बात आई कि यहाँ मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, किसको पद देंगी, आप अपना नाम बता दीजिए। तो उन्होंने बड़ा विश्वास करके बाबूलाल गौर से बात की और कहा देखो मैं जा रही हूँ और मैं वहाँ से बरी भी होंगी। उन्हें विश्वास था कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो मुझे उस पर सज़ा मिले, लेकिन जब तक मैं आती नहीं हूँ, बरी नहीं हो जाती, तब तक तुम इस पद को संभालो। बाबूलाल गौर ने भी अपनी सहमति दी, कुछ शर्तें थी वो मानी, कस्में वस्में जैसी बातें भी सामने आईं, वो बात सामने आई। बाबूलाल गौर ने उसे माना और उन्होंने बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री की ताजपोशी करा दी। अपने जत्थे को लेके, समर्थकों को लेके वहाँ पहुँची जब वो,
वहाँ से पता चला कि ना तो कोई गिरफ्तारी वारंट निकला था और ना कोई आपको डीएसपी लेवल की अधिकारी गिरफ्तार करने आ रही थी। तो उमा भारती ने कहा था कि मैंने तो आपसे नैतिकता के आधार पर कहा था, पार्टी कहे ना कहे, लेकिन मैंने आपको बिठाया है और आज मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस्तीफा दें तो इस्तीफा दीजिए आप। तो बाबूलाल गौर ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि मैं पार्टी के आदेश का पालन करूंगा और बाबूलाल गौर ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया। उमा भारती ने केंद्र में जाके, दिल्ली में जाकर बात की और कहा कि ऐसी ऐसी बात थी और आप अगर ऐसी कोई बात है तो आप फिर से वापस विधायकों का जनमत लीजिए, वहाँ परीक्षण करवाइए भोपाल में कि किसके साथ कौन से विधायक हैं, कितने पार्टी के साथ हैं, कितने मेरे साथ हैं। तो बड़ी चालाकी से करते हुए पार्टी के जो बड़े नेता थे उन्होंने कहा ठीक है, हम भोपाल आकर जनमत परीक्षण करवाएंगे और उससे फैसला हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। और जनमत परीक्षण हुआ, प्रमोद महाजन जैसे नेता यहाँ भोपाल आए और बैठक हुई, सभी नेता थे, विधायक थे। उमा भारती ने कहा कि अब ऐसी बात थी, अब मुझे मुख्यमंत्री पद वापस मिलना चाहिए और आप जनमत परीक्षण करवाइए। प्रमोद महाजन ने साफ मना कर दिया, बोले जनमत परीक्षण तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ये दुविधा है कि बाबूलाल गौर को हटाया जाए तो हम उन्हें हटा सकते हैं और आप बता दीजिए किसको नए को बनाना है, लेकिन जनमत मत परीक्षण नहीं होगा विधायकों का। उमा भारती से रुष्ट हुई और बीच को बैठक में छोड़ के निकल आई और उन्होंने वहीं से राम रोटी यात्रा निकाली भोपाल से अयोध्या तक के लिए। और राम रोटी यात्रा लेके अयोध्या के लिए निकली। काफ़ी पैदल यात्रा थी, काफ़ी लंबे समय तक वो चली और अयोध्या पहुंची उन्होंने। और उसके बाद वो अपने गुरु के पास गई। अब गुरु ने क्या कहा, उसके बाद उमा भारती ने क्या किया, इसकी बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे कि कैसे कैसे फिर उमा भारती के जीवन में उतार चढ़ाव आए और उसका उन्होंने सामना किया। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। हम इसी तरह आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।